Hello all, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School, Unit 3rd, and today we are going to finish our second chapter of economics from class 11, Central Problem of an Economy. Chapter 2nd of economic, and let's just start our topic. The topic that we are going to study is the concept of opportunity cost. So let us assume that a given set of resources have two uses, use 1 and use 2. If value of output in use 1 is 1000 and value of output in use 2 is 2000, है ना, common sense should indicate that the resource will be employed in use 2. Given this situation, opportunity cost may be defined as loss in output in use 1, that is 1000, when the resources are employed not in use 1 but in use 2. In other words, opportunity cost refers to the value of factor in its next best alternative use, that is 1000 in one illustration. So अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए कि ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया इसको समझते हैं, ठीक है। इसमें रिसोर्सेज के दो यूसेस के बारे में बताया, उसका मतलब रिसोर्स के दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अगर हम रिसोर्स का पहली प्रकार से प्रयोग करते हैं, मतलब इफ़ वी यूज़ द रिसोर्स 1 और द यूज़ 1, है ना, इट्स वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ 1000 रुपीज़, है ना। तो उसकी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट रहेगी वो कितनी रहेगी, 1000 रुपये की। अगर हम अपने रिसोर्स को दूसरी प्रकार से यूज़ करते हैं, है ना, मतलब कि जो टेक्निक है प्रोडक्शन की वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो हमने दूसरी प्रकार से यूज़ किया हमारे रिसोर्स को, उससे हमें 2000 रुपीज़ की अर्निंग हो रही है ना। तो ये सीधी सी बात है कि हम जो रिसोर्स हमारा एम्प्लॉयड है ना, हम उसको यूज़ करेंगे यूज़ 2 में। यूज़ 2 में क्यों करेंगे, क्योंकि उससे हमें जो क्या कहते हैं जो आउटपुट मिल रहा था वो ऑब्वियसली ज़्यादा था आउटपुट 1 से, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, उसको हम डिफ़ाइन करेंगे लॉस के रूप में, है ना। अगर मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो मैं अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी चुनता हूँ और बेस्ट अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। सो अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, है ना। तो सेकंड बेस्ट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इस एग्जांपल में जो हमने अपने रिसोर्स यूज़ करे थे, तो उन रिसोर्सेज को यूज़ करने से क्या हो रहा था कि हमने जो सेकंड अपॉर्चुनिटी थी उसको छोड़ा था, है ना। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को गेन किया था, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को गेन करने से हमें 2000 रुपीज़ का वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल रहा था, और जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी उससे 1000 रुपीज़ का आउटपुट मिल रहा था। तो अगर हमने सेकेंड यूनिट चुना तो उससे जो हमने फर्स्ट यूनिट को हमने छोड़ दिया, फर्स्ट यूज़ को छोड़ दिया, तो जो फर्स्ट यूज़ को हमने छोड़ा है वही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इट needed to be noted that a factor may have more than 2 uses। अब आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी फैक्टर के दो यूजेस हो सकते हैं। इन एनी सिचुएशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज टू बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ द फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज ओनली, है ना। तो इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, वो हम देख सकते हैं, ठीक है। कि अगर हमारे पास मान के चलिए कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो क्या है, हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है। अब उस 1 हेक्टेयर लैंड में हम क्या क्या कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर लैंड में हम जो पॉसिबल प्रोडक्शन कर सकते हैं वो है वीट का प्रोडक्शन। अगर हम उस लैंड को यूज़ करते हैं तो हम उसमें वीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रयोग यानी कि दूसरा यूज़ हम लैंड का जो कर सकते हैं वो ये है कि उसमें हम राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तीसरा यूज़ ये है कि हम उसमें मेज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और चौथा यूज़ ये कर सकते हैं उस लैंड का कि हम उससे शुगर केन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ऑब्वियस है कि जब हमने सभी का प्रोडक्शन देखा तो हमें ये पता चला कि जब हमने शुगर केन का प्रोडक्शन करा तो उससे हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो रही थी, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमें एक्सट्रैक्ट हो रहा था वो शुगर केन से सबसे ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो एग्जैम्पशन ये है हमारा इसमें कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज़ कांस्टेंट एंड रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। तो जब भी हमने यहाँ पे जो चारों यूज़ मतलब कि 4 जो यूज़ करे हैं हमने,
उन फोर की फोर यूजेस में हमने जो लैंड यूज़ किया वो फुली यूज़ किया, और टेक्नोलॉजी भी हमने क्या कहते हैं, और ऑल द फोर यूजेस में हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की वो भी सेम है ना। तो जब टेक्नोलॉजी सेम है हमारी और रिसोर्स भी हमारा पूरी तरीके से यूटिलाइज्ड हो रहा है ना, तो हमें ये देखना होगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट किससे ज़्यादा मिल रहा है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑब्वियसली हमें जो सबसे ज़्यादा मिल रहा है वो मिल रहा है शुगर केन से। तो ये ऑब्वियस है कि रिसोर्स विल बी एम्प्लॉयड इन यूज फोर। तो हमारा जो रिसोर्स है यानी कि जो लैंड है ना, उस लैंड को हम यूज़ करेंगे किसके प्रोडक्शन के लिए, शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफ आउटपुट शुगर केन से मिल रही है हमें। अच्छा, शुगर केन के बाद हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है हमारे पास? इसके बाद जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो है वीट ग्रो करने की, क्योंकि वीट को ग्रो करने से हमें 10,000 वैल्यू ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से ये सामने आता है कि जो 10,000 रुपीज़ का हमें जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन मिल रहा है वीट को यूज़ करने से, वो हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। तो यही नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम क्या कहते हैं बच्चों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Now let's just see the diagrammatic illustration or the diagrammatic presentation of the opportunity cost, है ना। So we have here the graph which shows the प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें शो कर रहा है, ठीक है ना। अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक्स एक्सिस पे यूज़ 2 दिखाई देगा और वाई एक्सिस पे यूज़ 1 दिखाई देगा, ठीक है ना। यूज़ 1 जैसे कि हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि जो यूज़ 1 है हमारा वो शुगर केन है, जैसे हमें 12,000 का वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल रहा है ना। और जो यूज़ 2 था हमारा वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जिसको हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम दिया था, है ना, वो वीट था, जिससे हमें 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन मिल रहा था, ठीक है। तो अगर मैंने इनकी मदद से जब मुझे पता चला कि अगर मैं अपनी लैंड को, अभी देखिए हम फिर से पीपीसी के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा वापस जा रहे हैं, है ना। तो अगर मैंने फिर से यही किया कि अपनी जो लैंड थी वो फिक्स्ड रिसोर्स थे, है ना, उस लैंड को मैंने सेम टेक्नोलॉजी के साथ जब फुली यूटिलाइज़ किया तो मुझे ये पता चला कि मेरा जो यूज़ फर्स्ट था, यानी कि मैंने शुगर केन को अगर ग्रो किया अगर सेम लैंड पर तो मैंने 12,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया। तो इससे मैंने ए पॉइंट पता करा। दूसरा मैंने यूज़ 2 पे आया, यानी कि एक्स एक्सेस पे आया, है ना। जब मैंने सेम क्या कहते हैं रिसोर्स का, यानी कि मेरी लैंड का यूज़ किया, सेम टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ किया और जो लैंड था उसको फुली यूटिलाइज़ किया मैंने अपने रिसोर्स को, है ना। तो मुझे ये पता चला कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट थी दूसरा जो मैंने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ किया था, जो कि क्या था हमारा वीट था, तो उससे वैल्यू ऑफ आउटपुट जो मिला था वो 10,000 मिला था, उससे मैंने बी पॉइंट क्रिएट किया। तो अब इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट, इनके अलग अलग ऑल्टरनेटिव पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम 2 सेट बनाएंगे फिर से सब किस के कि कुछ लैंड पर हम वीट का कल्टीवेशन कर सकते हैं और कुछ लैंड पर हम किसका कल्टीवेशन कर सकते हैं, शुगर केन का। तो फिर से हम क्या करेंगे कि गिवन पीस ऑफ लैंड में अलग अलग सेट्स बना लेंगे हम, है ना। वही जो अलग अलग सेट हैं वो सेटों से मिलके ही क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिखाने की कोशिश की है एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। व्हेन टोटल रिसोर्सेज रिमेनिंग कांस्टेंट, जो हमारे जो टोटल रिसोर्स थे वो तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता, है ना। व्हेन यूजिंग द गिवन टेक्नोलॉजी allocated and use 2 is increase, है ना, there is a loss in the output of use 1, है ना। तो the gain of output of use 2 that is change in Q1, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इसको पहले एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ मैं, फिर आप लोगों को क्लियर करता हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो द रेट एट विच द आउटपुट इन यूज़ 1 is lost for every additional unit of output in use 2, है ना, implied the marginal opportunity cost, है ना। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास गिवन पीस ऑफ लैंड पर 2 यूजेस थे, यूज़ 1 और यूज़ 2, है ना। तो अगर मुझे प्रोडक्शन अपना यूज़ 2 का बढ़ाना है ना, इफ़
if I want to increase the production of use 2, I need to cut down the production of use 1. तो मुझे यूज़ 1 की कुछ यूनिट का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है. तो यही है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना. लॉस इन द आउटपुट ऑफ यूज़ 1 अपॉन गेन इन द आउटपुट ऑफ यूज़ 2, ठीक है. ये सबसे इजी डेफिनेशन है इसकी, लॉस इन द आउटपुट ऑफ यूज़ 1 अपॉन गेन इन द आउटपुट ऑफ यूज़ 2, ठीक है. तो इसको कैसे समझते हैं हम, मान के चलिए कि ए पॉइंट पे हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा था. ए पॉइंट पे हमारा जो तो हमारे जो यूज़ थे, है ना, पहला यूज़ जो था हमारा वो किसका था बच्चों, शुगर केन का, है ना. तो जो यूज़ 1 था जो शुगर केन का था, उसको हम देखते हैं कि पॉइंट ए पे जो के है और एल है ना, वाई एक्सिस पे के है और एक्स एक्सिस पे क्या है, एल है. तो वाई एक्सिस पे जो के है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि शुगर केन का हमने के यूनिट की प्रोडक्शन की थी, है ना, और वीट की हमने एल यूनिट की प्रोडक्शन की थी. अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, मुझे अगर वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, एल से वीट का प्रोडक्शन L1 करना है, तो मुझे शुगर केन का प्रोडक्शन के से K1 करना होगा. मतलब मुझे अगर यूज़ 2 का प्रोडक्शन बढ़ाना है, यानी कि वीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो शुगर का प्रोडक्शन मुझे बच्चों क्या करना होगा, कम करना होगा. तो जो प्रोडक्शन है क्या कहते हैं आपका शुगर केन का, वो के से K1 हो जाएगा, है ना, और जो वीट का प्रोडक्शन है वो एल से L1 हो जाएगा, है ना. और ये दोनों पॉइंट कहाँ पर मिलेंगे, PPC पे, पॉइंट C पर, है ना. तो K से K1 पे आने के लिए जितना प्रोडक्शन कम हुआ है उसको मैं कहूँगा लॉस इन द आउटपुट ऑफ यूज़ 1, और दूसरा L से L1 आने पर यानी कि कितना गेन हुआ है, किसका गेन हुआ है, हमारा वीट का, है ना. तो L से L1 आने पर कितना वीट का प्रोडक्शन मैंने और किया है ना, तो उसको मैं कहूँगा गेन इन द यूज़, गेन इन द आउटपुट ऑफ यूज़ 2. जब मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो वही रेशियो कहलाएगा आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना. तो उसको आप इजीली समझ सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है ना. ए बी अपॉन बी सी आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ए बी को मेजर किया गया है K2 K1, और जो आपका बी सी है उसको मेजर किया गया है एल से लेके L1 तक, ठीक है. तो ये था आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, और उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. Now let's just discuss the difference between the marginal opportunity cost and the opportunity cost, है ना. So let's just first talking about the marginal opportunity cost. Marginal opportunity cost is the ratio between the loss of output and the gain of output, है ना, when some resources are shifted from use 1 to use 2, है ना. If you recall your memory, आपको याद आ जाएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि एमओसी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना. इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इन द आउटपुट ऑफ यूज़ 1 अपॉन गेन इन द आउटपुट यूज़ 2. सो इट मीन्स दैट इट इज़ अ रेशियो. तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, रेशियो है ना. किस किस का रेशियो है, किसके बीच में रेशियो है, लॉस इन द आउटपुट ऑफ 1 अपॉन गेन इन द आउटपुट ऑफ 2, है ना, गेन इन द आउटपुट ऑफ यूज़ 2, है ना. जब कुछ रिसोर्सेज हम शिफ्ट करते हैं यूज़ 1 से यूज़ 2 की तरफ, है ना, तो उसके से क्या होता है कि जिस तरफ हमने रिसोर्सेज शिफ्ट किए हैं उसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है ना. और यहाँ पर जो यूज़ 2 है वो कुछ क्या कहते हैं, क्या करती है, कुछ अपना लॉस करती है, कुछ सेक्रीफाइस करती है, ताकि यूज़ 2 का कुछ ना कुछ प्रोडक्शन क्या हो, गेन हो. तो ये था तुम्हारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ नॉट अ रेशियो, यू नो अबाउट दैट, है ना. इट रेफर्स टू द टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज़ 1 टू यूज़ 2, है ना. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर ये था कि सबसे पहली बात तो ये कोई आपका रेशियो नहीं है ना. मैंने बताया था कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, है ना. तो अगला बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, है ना. तो अगर मैंने शुगर का कुछ सेक्रीफाइस किया वीट का कुछ गेन करने के लिए, है ना, तो जब मैंने रिसोर्सेज को शिफ्ट किए वीट से शुगर केन से वीट की तरफ, है ना, तो जो लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ किसका, शुगर केन का, तो
उसको मैं क्या कहता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। दूसरा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना, वन व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज वन टू यूज टू। अच्छा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट करती है ना, उस कॉस्ट को जब हम एक यूनिट और क्या करते हैं, जब हम आउटपुट का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो जब वन मोर यूनिट का जब हम प्रोडक्शन करते हैं आउटपुट का, तो उसकी वजह से जो रिसोर्सेज शिफ्ट हो जाते हैं यूज़ वन से यूज़ टू की तरफ, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो मार्जिनल है वो डिफरेंस बिटवीन यानी कि एडिशनल की बात कर रहा है। एडिशनल की बात ये कैसे कर रहा है कि अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मैंने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर वही पुराना शुगर केन वाला और किसका, वीट का एग्जाम्पल लिया था कि अगर मुझे वीट का थोड़ा सा मतलब वीट का मान के चलिए मुझे 1 यूनिट और प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, तो मुझे कुछ ना कुछ शुगर केन का प्रोडक्शन कम करना होगा। तो वन मोर यूनिट यहाँ पर वर्ड आता है ना, तो इफ़ I need to increase the one more unit of use 2, I need to sacrifice some unit of use 1, है ना। तो अगर मुझे किसी एक क्या कहते हैं, एक ऑल्टरनेटिव का यानी कि एक यूज़ का, एक रिसोर्स, एक यूज़ का अगर मुझे बढ़ाना है, अगर कुछ ना कुछ यूनिट अगर बढ़ाना है एक यूज़ का, तो मुझे दूसरे यूज़ का कुछ ना कुछ रिसोर्स क्या करना होगा, कम करना होगा, शिफ्ट करना होगा, है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। दूसरी तरफ जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंडिकेट करती है उस कॉस्ट को, है ना, ऑफ ऑल द यूनिट प्रोड्यूस्ड व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज़ वन टू यूज़ टू, है ना। जब यूज़ वन से यूज़ टू की तरफ जब रिसोर्स शिफ्ट होते हैं तो जो सारी यूनिट का प्रोडक्शन होता है, उस सारी यूनिट की प्रोडक्शन के कॉस्ट को मैं क्या कहता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. So let's just see one example to understand this concept more clear. Let's just see this example. An economy produced two goods, wheat and clothes. The following table summarize its production possibility. Calculate the marginal opportunity cost of producing more cloth in place of wheat at various combination. What does it indicate? Draw the production possibility curve and what is the shape of the curve, है ना. So first we need to find out is to calculate the marginal opportunity cost, है ना. First of all we need to find out the marginal opportunity cost, है ना. The table is given in front of us, you can see here the production of wheat given like this and the production of cloth given like this, है ना. और ये जो आप अलग अलग देख सकते हैं ये सारे अलग अलग क्या हैं, कॉम्बिनेशन है ना. तो सबसे पहले हमें इसने क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है. तो सबसे पहले जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, वो क्या था, लॉस इन द आउटपुट अपॉन गेन इन द आउटपुट, है ना. एक का लॉस अपॉन दूसरे का गेन. ठीक है. तो अगर आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो वीट है ना, वो 100 यूनिट से 90 यूनिट का हो गया, 90 टू 70, 70 टू 40, 40 टू 10, 10 टू 0. और जो क्लोथ था वो 20 यूनिट टू 25 यूनिट, 25 टू 50 यूनिट, 50 यूनिट टू 75 यूनिट, 75 यूनिट टू 85, 87, ये इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगा कि पहली यूनिट क्या है. पहली यूनिट में गेन कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है. गेन हो रहा है आपका 25 यूनिट का और लॉस हो रहा है आपका कितनी यूनिट का, 10 यूनिट का. तो 10 अपॉन 25, लॉस कितना है आपका 10 यूनिट का और गेन कितना है आपका 25 यूनिट का, यानी कि आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हुई, 0.4. ठीक है. दूसरा केस में गेन कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है. गेन हो रहा है 50 यूनिट टू 25 यूनिट, यानी कि गेन हो रहा है 25 यूनिट का, है ना. और लॉस कितना हो रहा है 90 टू 70, यानी कि 20 यूनिट का. दोनों को डिवाइड करा तो 0.8 आया. नेक्स्ट ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे, है ना. लॉस कितने यूनिट का हो रहा है 70 टू 40, यानी 30 यूनिट का. और गेन कितना हो रहा है 50 टू 75, यानी कि 25 यूनिट का. तो 30 अपॉन 25 दैट इज़ 1.2, है ना. नेक्स्ट वन 40 टू 10 दैट इज़ अ ड्रॉप इन द वैल्यू of 30 units and gain 70 to 75 to 85 that is 10 unit. So 30 upon 10 that is 3. And last one
एंड लास्ट यूनिट आप देख सकते हैं कि जो वीट है वो 10 से 0 पे गया है उसका प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन वीट का कितना हो रहा है यहाँ पे कम 10 यूनिट का, और क्लोथ का कितने यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है यानी कि 2 यूनिट का प्रोडक्शन 85 टू 75 एंड तो 10/2 कितना हो गया आपका 5 हो गया है ना। तो ये हमारा था क्या, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। अब जो मैंने वीट और क्लोथ दोनों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें अगला पूछा क्या था इसमें, हमने कैलकुलेट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वी हैव ऑलरेडी फाइंड दिस है ना। व्हाट डज इट इंडिकेट है ना, ड्रॉ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना। तो सबसे पहले कि व्हाट डज इट इंडिकेट, द कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ना, कॉन्केव टू द ओरिजिन है ना। तो इसको हम समझने के लिए पहले क्या है कि वीट और क्लोथ हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे थे, कॉम्बिनेशन A B C D इस टाइप से। तो इन कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे है ना। ये ग्राफ का आप शेप देखोगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है, कॉन्केव टू द ओरिजिन है ना। तो इन दोनों चीज़ों से क्या पता चल रहा है कि दैट इज़ PPC। ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है आपका, PPC ग्राफ है आपका है ना। तो जो PPC ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कॉन्केव होता है कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। और ये डाउनवर्ड होने का मतलब इसका, और यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर MOC को अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए A पॉइंट से B पॉइंट है ना, A पॉइंट से B पॉइंट पर अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि A पॉइंट से B पॉइंट पर जाने में हमारी जो वीट था वो 100 यूनिट से 90 यूनिट का लॉस हो गया उसमें, और जो क्लोथ है वो 0 यूनिट से 25 यूनिट का उसमें क्या हो गया, गेन हो गया। तो 10 माइनस 90 दैट इज़ 10, वो 100 माइनस 90 दैट इज़ 10 एंड 25 माइनस 0 दैट इज़ 25। सो 10/25 मेक्स 0.4। अब B से C पॉइंट में जाएंगे आप तो देखेंगे कि पहले वीट का प्रोडक्शन 90 यूनिट का हो रहा था, और जब C पर पहुंचा तो C के क्या कहते हैं आप ऑल्टरनेटिव Y एक्सिस पे देखेंगे तो प्रोडक्शन वीट का पहुंच गया 70 यूनिट पे, तो यानी कितनी यूनिट का लॉस हो गया, 20 यूनिट का लॉस हो गया। दूसरी तरफ अगर आप क्लोथ देखेंगे, ठीक है, तो ये 25 यूनिट से 50 यूनिट पर पहुंच गया, यानी कि 25 यूनिट का इसने गेन किया। तो 20/25 मेक्स 0.8 है ना। जस्ट लाइक दिस फ्रॉम C पॉइंट टू D पॉइंट है ना, हमारी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 1.2 हो जाएगी है ना। तो ये था हमारा एक न्यूमेरिकल जिसमें हमने ये हमने दो हमारे प्रोडक्शन दे रखे थे यूनिट्स के, दो चीज़ों के यूनिट के प्रोडक्शन दे रखे थे है ना। उससे हमने पहले ग्राफ बनाया है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकाले ग्राफ के है ना, फिर हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया है ना, शेप देखा कर्व का क्या था है ना, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमने फाइंड आउट किया। सो लेट जस्ट सी, एक्चुअली वन मोर topic is left from chapter 1. So without making delay, let's just discuss this topic. The name of the topic is positive and normative economics है ना। तो let's just see what is positive economics. Positive economics deal with the economic issue है ना, related to the past, present or future. It deal with such economic situation which can be studied by using the facts and figure. सो पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स होती है वो एक डील करती है ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ, यानी कि कैसे इकोनॉमिक बिहेवियर के साथ जो बिहेवियर जुड़ा हुआ है रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है ना, जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से जुड़ा हुआ है ऐसा है ना। और ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इसमें हम फैक्ट्स और फिगर के बारे में पढ़ते हैं ना। इसके लिए कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द पॉवर्टी इन इंडिया इफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ है ना। तो ये क्या था, यहाँ पर हमने जो इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में बात किया, इकोनॉमिक जो इशू के बारे में बात किया, वो इकोनॉमिक इशू यहाँ पर था पॉवर्टी, ठीक है। इसमें हमने पहले किसके बारे में बात किया, प्रेजेंट और पास्ट को हमने क्या किया यहाँ पर कंपेयर किया पॉवर्टी के टर्म्स में, कि यहाँ पर बताया कि हमने जो इंडिपेंडेंस के समय जो पॉवर्टी थी इंडिया में है ना वो ज़्यादा थी, ठीक है, अभी की कंडीशन में, यानी कि प्रेजेंट की कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पॉजिटिव इकोनॉमी का एक एग्जांपल है, क्योंकि इसने एक इकोनॉमिक इशू के बारे में बताया जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट से रिलेटेड था, ठीक है। दूसरा, 22% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ ऑब्वियसली पुअर है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, इट इज़ एन एब्सोल्यूट
इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू प्रेजेंट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया कि 22% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर। तो यहाँ हमने फैक्ट और फिगर की बात करी, यानी कि फैक्ट फिगर कितना था हमारा 22%, है ना। इकोनॉमिक इशू यहाँ पर फिर से क्या था, यहाँ पर पॉवर्टी लाइन यानी कि पॉवर्टी के बारे में बात की थी, है ना। और इसने अभी के बारे में बोला है, तो ये प्रेजेंट के बारे में है ना, तो ये फिर से पॉजिटिव इकोनॉमिक का एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है ना। एक और है यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल, इफ़ द पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यू टू ग्रो एट द एग्जिस्टिंग रेट, the percentage of population below poverty line will exceed 22% in the year 2020, है ना। तो यहाँ पर फिर से इसने पॉवर्टी के बारे में बात किया, तो पॉवर्टी के बारे में यहाँ पर ये बात कर रहा है, तो एक इकोनॉमिक इशू हो गया, ठीक है। और इसने पहले प्रेजेंट के बारे में बात करा है कि अगर इंडिया में इसी प्रकार से पॉपुलेशन ग्रो होती रही, है ना, तो पॉवर्टी लाइन जो है ना विल एक्सीड 22%, है ना। तो पॉवर्टी लाइन है 2020 में जाके 22% से ज़्यादा और हो जाएगी, ये तो यानी ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देख लेते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक जिसके बारे में हमने बात की है। सबसे पहले तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में इसने बात की है, दूसरा फैक्ट्स और फिगर के बारे में बात किया, और तीसरा कोई ना कोई इकोनॉमिक इशू के बारे में बात किया। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके पॉजिटिव इकोनॉमी के, है ना। तो अब कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट, है ना। These statements highlight the nature and the extent of the economic problem और analyze the economic behavior of the people related to the present, past और future। ये जो स्टेटमेंट होते हैं ये स्टेटमेंट नेचर दर्शाते हैं किसका, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, है ना, और एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर लोगों का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड, है ना। दिस स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये जो स्टेटमेंट होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक के, है ना, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफेबल फॉर ट्रुथ, है ना। इन स्टेटमेंट को हम वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। दीज आर ऑलवेज ट्रुथ, है ना। अगला है दीज स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन टू द इकोनॉमिस्ट, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये है कि पॉजिटिव इकोनॉमी में जब भी बात करेंगे ना, तो कभी भी अपना जजमेंट या ओपिनियन नहीं देंगे, हम इसमें हमेशा क्या बताएंगे, फैक्ट्स और फिगर बताएंगे जो कि वेरीफाइड हों, है ना। वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर विच कैन बी वेरीफाइड, है ना। तो यही यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है किसका, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। बात करते हैं नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स की। तो नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स इज एन इकोनॉमिक्स, है ना, ऑफ व्हाट ऑट टू बी, है ना। इट डील विथ options of the economist related to the economic issues or economic problem. Different economists may offer different opinion on the solution of economic problem, है ना। opinion involves value judgment। तो यहाँ पर नॉमिनेटिव इकोनॉमिक क्या था, है ना। नॉमिनेटिव इकोनॉमिक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो बताते हैं कि क्या होना चाहिए। ये डील करते हैं किसके साथ, ओपिनियंस के साथ, है ना, इकोनॉमिस्ट की, है ना। किससे रिलेटेड होती हैं जो ओपिनियंस, हमारी इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, है ना। अलग अलग यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट हैं, है ना, वो अलग अलग अपने ओपिनियन भी देते हैं, और किस चीज़ के ओपिनियन देते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के, है ना। अब जो ओपिनियन होते हैं उनके, उसमें वैल्यू जजमेंट होता है। जैसे कि इसको हम समझने के लिए कुछ एग्जांपल दे सकते हैं मनरेगा के बारे में। मनरेगा विल वन डे ब्रिंग एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, ठीक है। ये किसी का एक जजमेंट है यहाँ पर, या ओपिनियन है यहाँ पर, कि मनरेगा से एक दिन हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में उसको ख़त्म हो जाएगी, है ना। दूसरा यहाँ पर फिर एग्जांपल है मनरेगा के बारे में। मनरेगा इज जस्ट अ प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल एड टू द अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इन रूरल एरिया एंड बेनिफिशियरी ऑफ मनरेगा विल रिमेन एज अनप्रोडक्टिव वर्कर। तो जो मनरेगा है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराता है अनएम्प्लॉयड लोगों को रूरल एरिया में, और इसका बेनिफिट लेने की वजह से, मनरेगा का बेनिफिट लेने की वजह से वो वर्कर कैसे रहते हैं, हमारे अनप्रोडक्टिव रहते हैं, है ना। वो इस क्या कहते हैं योजना का यूज़ करके, प्रोग्राम का यूज़ करके बेनिफिट लेना चाहते हैं ना, और वो कुछ काम नहीं करना चाहते, है ना। तो ये एक क्या था, ये फैक्ट्स और फिगर नहीं थे, ये ओपिनियन था कि अगर हमने इस प्रोग्राम को यूज़ करा तो इस प्रोग्राम से इसके ये कॉन्सिक्वेंस हो सकते। वन मोर एग्जाम्पल
of nominative economics is left. मनरेगा uses taxpayer money and should therefore be stop, है ना। तो यहाँ पर फिर से देखिए कि इकोनॉमिक क्या कहते हैं, एक ओपिनियन आया है यहाँ पर, है ना, एक वैल्यू, फिर से वैल्यू जजमेंट दिया, है ना, उस प्रॉब्लम से क्या कहते हैं बचने के लिए। क्या था कि जो मनरेगा है, वो मनरेगा जो स्कीम है ना, ये प्रोग्राम जो है ये यूज़ करता है टैक्स पेयर की मनी, तो इसलिए इसको क्या होना चाहिए, स्टॉप्ड होना चाहिए, मतलब कि इसको रुकना चाहिए, ठीक है। अगला है मनरेगा, है ना, शुड नॉट टू बी परस्यूड अनलेस इट एंश्योर असेट क्रिएशन इन द इकोनॉमी, है ना। मनरेगा को हमें तब तक यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक मनरेगा से हमारा कोई असेट क्रिएट नहीं होता, मतलब मनरेगा से जब तक हमारा कोई सॉलिड फ़ायदा नहीं होता इकोनॉमी का, तब तक हमें मनरेगा को यूज़ नहीं करना चाहिए, तब तक मनरेगा पे हमें पैसा यूज़ नहीं करना चाहिए इकोनॉमिक वेलफेयर, क्योंकि उससे हमारा नहीं है ना। तो ये एक वैल्यू जजमेंट थी, है ना, ये वेरीफेबल, इसको हम वेरीफाइड नहीं कर सकते ट्रुथ के लिए, है ना, इसमें कोई फैक्ट्स और फिगर नहीं है। तो आइए देखिए, अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देख लेते हैं। ये जो जजमेंट, ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना, इसमें वैल्यू जजमेंट होता है, मतलब कुछ ना कुछ ये जजमेंट देते हैं, है ना। इसमें कंट्रोवर्सीज या डिबेट्स हो सकते हैं इन टॉपिक्स पर, है ना। इसमें क्या कहते हैं, ओपिनियंस होते हैं, इसमें क्या कहते हैं, ट्रुथ वेरीफाइड नहीं कर सकते आप। ये जो स्टेटमेंट है ये हमें बताते हैं कि क्या होना चाहिए, मतलब दे विल गिव अस अ सॉल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना। सो दिस इज द पॉजिटिव एंड अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।